मित्रों, आज बात करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन VSEPR थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन अर्थात किसी मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स में जो रिपल्शन होता है उसके जो परिणाम है उस पर यह थ्योरी कुछ बात करती है, बताती है। According to this principle, number 1, the shape of a molecule depends on the number and nature of electron pairs present in the valence shell of its central atom। अर्थात किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या होती है और उनकी नेचर होती है, उसी आधार पर किसी मॉलिक्यूल की शेप बनती है। पॉइंट नंबर 2, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर, द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल of the central atom repel each other। इलेक्ट्रॉन पेयर पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। पॉइंट नंबर 3, the electron pairs present in the valence shell of the central atom tend to repel each other and maintain the maximum distance so that the repulsive forces among them is less because the system with the least energy is more stable। अब वो इस प्रतिकर्षण के कारण ये पूरी कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर कि एक दूसरे से अधिक दूरी बनाए रखें, क्योंकि जितनी अधिक से अधिक दूरी होगी उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेज हैं वो उतनी कम होंगी और जिसके कारण उस सिस्टम की अर्थात मॉलिक्यूल की एनर्जी उतनी ही कम रहेगी और जितनी एनर्जी कम रहेगी मॉलिक्यूल उतना ही अधिक स्टेबल होगा। और हर चीज इस दुनिया में स्टेबल रहना चाहते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल स्टेबल रहने के लिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एक दूसरे से अधिक दूरी बनाए रखते हैं। पॉइंट नंबर 4, ड्यू टू रिपल्शन electron pairs occupy a fixed position around the central atom, due to which the molecule assumes a definite shape or geometry। इस रिपल्शन के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर जो है सेंट्रल एटम के चारों ओर एक फिक्स पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसके कारण मॉलिक्यूल की एक निश्चित आकृति या ज्योमेट्री बन जाती है। पॉइंट नंबर 5, if all the electron pairs present around the central atom are bonding pairs, then due to equal repulsion between them, the shape of the molecule becomes symmetrical and such symmetry is called regular geometry। अगर सभी सेंट्रल एटम के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो सभी बॉन्डिंग पेयर हों, तब उनके बीच रिपल्शन इक्वल होता है
और इक्वल रिपल्सन होने के कारण जो है, जो मॉलिक्यूल की शेप बनती है वो सिमेट्रिकल बनती है, और इस सिमेट्रिकल शेप को हम उस मॉलिक्यूल की रेगुलर ज्योमेट्री कहते हैं, रेगुलर शेप कहते हैं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 6, इफ बोथ बॉन्ड पेयर and lone pair are present around the central atom, then due to their unequal nature, there is unequal repulsion between them, due to which the shape of the molecule also become asymmetric and such geometry irregular or distorted, called irregular, or this kind of geometry is called irregular or distorted geometry. Is called distorted or irregular geometry. अगर सेंट्रल एटम के चारों ओर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों प्रकार के पेयर मौजूद हैं, तो उनकी जो नेचर है वो अनइक्वल है, जिसके कारण उनके जो बीच में है वो अनइक्वल रिपल्सन होगा, और अनइक्वल रिपल्सन के कारण जो है उसकी जो मॉलिक्यूल की शेप है वो एसिमेट्रिक हो जाएगी, और इस एसिमेट्रिक शेप को या ज्योमेट्री को हम इरेगुलर और डिस्टोर्ट ज्योमेट्री कहते हैं। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है अगर बॉन्डिंग और लोन पेयर दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के चारों ओर मौजूद हैं, क्योंकि इनकी जो नेचर है वो डिफरेंट है, अनइक्वल है, जिसके कारण उनके बीच अनइक्वल रिपल्शन होता है। अनइक्वल रिपल्शन के कारण ज्योमेट्री जो है वो सिमेट्रिक ना होकर एसिमेट्रिक हो जाती है, और इस एसिमेट्रिक ज्योमेट्री को इरेगुलर और डिस्टोर्ट ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि अगर बॉन्डिंग और लोन पेयर दोनों प्रकार के पेयर सेंट्रल एटम में किसी मॉलिक्यूल की मौजूद हैं, तब उसकी जो ज्योमेट्री है वो इरेगुलर और डिस्टोर्ट ज्योमेट्री होगी, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 7, electron pairs present in the valence shell of the central atom repel each other in the following order. सबसे अधिक जो रिपल्सन है वो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच होता है, फिर उससे कम जो है रिपल्सन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच होता है, और सबसे कम जो रिपल्सन है वो बॉन्डेड पेयर और बॉन्डेड पेयर के बीच होता है, ठीक है। On the basis of valence shell electron pair repulsion principle (VSEPR theory), number 8 A, determination of hybridization of central atom, ठीक है, और B, determination of shape of molecules। तो VSEPR थ्योरी के आधार पर हम दो चीज निर्धारित कर सकते हैं, दो चीज डिटरमाइन कर सकते हैं। एक तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और फिर उस हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हम उस मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमिन कर सकते हैं, जान सकते हैं। इस प्रकार से जो वेस्पर थ्योरी है वो कुल मिलाकर किसी मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन को और उस मॉलिक्यूल की शेप को बताती है, ठीक है ना, क्योंकि रिपल्सन के आधार पे शेप बन जाती है, ठीक है ना। तो ए, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, एन बी बराबर नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर, ठीक है,
एनबी को हमने नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर को हमने एनबी कहा है, जो बराबर नंबर ऑफ अदर एटम अटैच टू सेंट्रल एटम। एनबी का जो मान है वो सेंट्रल, जो कई सारे एटम है मॉलिक्यूल्स में एक सेंट्रल एटम होगा और बाकी एटमों से जुड़े रहेंगे। तो सेंट्रल एटम से जो दूसरे एटम जुड़े हुए हैं उनकी संख्या को हम एनबी कहते हैं, ठीक है ना। ये तो आगे बॉन्डिंग पेयर की संख्या कैसे निकालेंगे, सेंट्रल एटम से। पहले सेंट्रल एटम देख लेंगे कौन सा, फिर उससे अदर एटम कौन से जुड़े हैं, उतनी एनबी हो जाएगी। तो आसान है। एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स को हमने एनएल कहा, ठीक है ना। और एनएल निकालने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ये फॉर्मूला है उसका, एनएल अर्थात नंबर ऑफ लोन पेयर बराबर नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, उसके वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, फिर माइनस वैलेंसी ऑफ अटैच एटम, जो सेंट्रल एटम से अगर एटम जुड़े थे उनमें से एटम की वैलेंसी कितनी है, इंटू एनबी, और एनबी कर देंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस चार्ज विद साइन। अगर मोलिक्यूल है तो उस पर चार्ज 0 आएगा और आयन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी आयन की भी जान सकते हैं, मोलिक्यूल की भी जान सकते हैं। देन तो अब हमें पता लग गया कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर कितने हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर की है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एन बराबर नंबर ऑफ बॉन्डिंग लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। टोटल पेयर पता लग जाएंगे। इन बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, लोन पेयर, इन्हें जोड़ देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं एन वो निकल जाएगा। अब एन के आधार पे सेंट्रल एटम का जो है हम हाइब्रिडाइजेशन इस प्रकार से करेंगे। इफ एन बराबर 2 देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम बराबर sp, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। यदि एन बी और एल का मान एन जो है वो 3 है, देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम बराबर sp2, और अगर n बराबर 4 है देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम बराबर sp3। इस प्रकार अगर n बराबर 2 सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन, n बराबर 3 आता है तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और अगर n बराबर 4 आता है तो सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ शेप, इफ n बराबर 2 देन शेप ऑलवेज कैसी होगी, लीनियर होगी, सीधी रेखा वाला होगा, उसकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर होगी, ठीक है ना। बी में दो केस हैं, एक तो ये है इफ n बराबर 3 एन एल बराबर 0, ठीक है ना। टोटल पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो और वो तीनों के तीनों कैसे हो, बॉन्डिंग हो, लोन पेयर कोई ना, ठीक है ना। देन शेप किसकी, मॉलिक्यूल। जब हम शेप की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल की बात करते हैं, और जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की बात करते हैं, ठीक है। तो यदि इफ n बराबर 3 एंड एनएल अर्थात लोन पेयर कोई ना हो, केवल बॉन्ड पेयर हो, अगर n बराबर 3 तो केवल बॉन्ड पेयर है, देन शेप इक्वल ट्रायंगुलर, तो उसकी शेप है मॉलिक्यूल की वो ट्रायंगुलर होगी, ठीक है ना। इफ n बराबर 3 एंड l बराबर 1, अर्थात टोटल जो इलेक्ट्रॉन को रहेगा 3 है और उनमें एक तो लोन पेयर है, बाकी बचे 2 बॉन्ड पेयर है। क्योंकि बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड पेयर n में से nl घटा देंगे और बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। यहाँ पे n बराबर 3 है, nl बराबर, तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, n भी है, nl कोई नहीं है। यहाँ पे n बराबर 3 है और nl बराबर 1 है, तो एनबी कितने हो गए, दो एनबी हो गए, तो 2 बॉन्डिंग पेयर हो गए और 1 लोन पेयर हो गए। तो ऐसे केस में द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी एंगुलर, जिसे वी शेप भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम वी शेप भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी प्रकार सी में
सी में 3 केस हैं, n बराबर 4, ठीक है ना। इफ n बराबर 4 nl बराबर 0 देन शेप इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल। यदि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं और लोन पेयर कोई भी नहीं है, फिर चारों चारों इसका मतलब बॉन्डिंग पेयर है, तो अगर चारों के चारों पेयर बॉन्डिंग हो तब शेप जो है मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है ना। और सी के सेकंड केस में यदि सारे के सारे जो हैं वो nl बराबर 4 है, nl बराबर नहीं n बराबर टोटल लोन पेयर कितने हैं 4 हैं, परंतु एक लोन पेयर है 4 में लोन पेयर 1 है और 3 बॉन्ड पेयर हो गए, तो शेप कैसे होगा। देखो हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहेगा, जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 रहेगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया और शेप लीनियर है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन n बराबर 3 कारण जो है sp2 है, पर शेप बदल जाएगी क्योंकि nl बदलते ही शेप बदल जाएगी। अगर लोन पेयर नहीं है तो रेगुलर शेप रहेगी, और अगर nl की संख्या बढ़ जाती है तो शेप जो डिस्टोर्ट हो जाएगी, विकृत हो जाएगी, खराब होकर बदल जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर n बराबर 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन तो सेंट्रल एटम का sp3 रहेगा, पर nl लोन पेयर कोई नहीं है, इसका मतलब चारों के चारों जो है बॉन्ड पेयर हैं, तो शेप जो है इसकी रेगुलर रहेगी, टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो रेगुलर शेप होती है टेट्राहेड्रल होती है। अब देखिए n बराबर 4, n बराबर तो 4 ही है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही है, परंतु nl एक लोन पेयर हो गया, तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1 है। इस प्रकार से जो है जो शेप है वो टेट्राहेड्रल से बदल जाएगी, डिस्टोर्ट हो जाएगी, वो किसमें बदल जाएगी, पिरामिडल में, पिरामिड जैसी हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरा केस है इफ n बराबर 4 एंड nl बराबर 2। अब यहाँ पहले nl 1 था, अब 2 हो गए, तो 2 का मतलब है 2 लोन पेयर हो गए 4 में और 2 बॉन्ड पेयर हो गए। टोटल जो है इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, तो जिसमें से 2 लोन पेयर है तो बाकी बचे 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो इस प्रकार से जो है शेप जो है वो और विकृत हो जाएगी और वो पिरामिडल से भी बदल के एंगुलर हो जाएगी, भी शेप में बदल जाएगी, ठीक है ना। कुछ उदाहरण लेते हैं, देखिए CH4 मोलिक्यूल, methane molecule A, determination of hybridization of central atom C। इसमें देखिए C से 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, इसलिए C सेंट्रल एटम हुआ और हाइड्रोजन जो है अदर एटम अटैच्ड एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन के एटम अदर अटैच्ड एटम है। तो NB बराबर नंबर ऑफ अदर एटम्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम 4। देखो H एटम्स हैं, उनकी संख्या 4 है, इसलिए NB अर्थात बॉन्ड पेयर की जो संख्या है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की 4 है, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर NL, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ लोन पेयर NL जो है ये तो आपको पता है बॉन्ड पेयर थे, तो बॉन्ड पेयर निकाले कितने आ गए, 4 आ गए। अब लोन पेयर निकालने NL वो कैसे निकालेंगे, हाफ, ठीक है ना, हाफ half number of valence electron of central atom minus valency of attached atom into NB minus charge with sign up। देखिए NL बराबर हाफ। अब सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2 4 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक है ना। कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है, ये दिखा देंगे आपको, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है, 6 सी, इसलिए
कार्बन परमाणु है उसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है देखो दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दो दो और 4, ठीक है ना, ये इसमें 6 होते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 4, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है देखो 4 है। कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। तो देखो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 4 हो गए। सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। 4 माइनस वैलेंसी ऑफ अटैच एटम, वैलेंसी अटैच एटम कौन सा है? एच एटम है। एच एटम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है इंटू एनबी। एनबी कितना है? 4 हो गया माइनस, क्योंकि मोलिक्यूल्स पे कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब शून्य चार्ज है। तो चार्ज जो है कुछ नहीं होता, मोलिक्यूल शून्य। तो देखिए 4 माइनस 0 बराबर शून्य। इस प्रकार जो है एनएल बराबर कितना है? शून्य। तो इस प्रकार इस पर मीथेन मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग पेयर 4 हैं, ठीक है, लोन पेयर कोई नहीं है। तो चारों के चारों बॉन्डिंग पेयर हैं, ठीक है ना। देखो तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर n बराबर mb प्लस n 4 प्लस 0 अर्थात चारों बॉन्डिंग पेयर प्लस 4। तो हाइब्रिडाइजेशन जो था, अगर n बराबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा? देखो हमने आपको बताया था अगर n बराबर 4 है तो देन हाइब्रिडाइजेशन सेंटर sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3 आ गया हाइब्रिडाइजेशन। तो जो कार्बन है इसमें मीथेन मॉलिक्यूल का जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है क्या आ जाएगा? sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन पहला स्टेप पूरा कर दिया हमने। हमने मीथेन मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम अर्थात सी का हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया, जो कितना आया? वो आया है sp3। अब दूसरा स्टेप क्या है? बी डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इफ n बराबर 4 एंड nl बराबर 0 देन शेप टेट्राहेड्रल। हमने पहले बताया था अगर n बराबर 4 हो कोई लोन पेयर ना हो, चारों ही बॉन्ड पेयर, चारों ही बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, देन शेप टेट्राहेड्रल। तो जो शेप है मॉलिक्यूल की वो टेट्राहेड्रल होगी। देखो ये बताया हमने, ठीक है। अगर n बराबर 4 है, nl बराबर 0 है, देन शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। तो इस प्रकार से है द शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल रहती है ऐसी। इस शेप को हम टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। कार्बन से चारों मॉलिक्यूल जुड़े हैं और जो वो होता है एंगल वो लगभग 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। 109 डिग्री जो कोण है, एंगल है, वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इस प्रकार से मीथेन में जो सेंट्रल एटम है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है और जो शेप है मीथेन मॉलिक्यूल की ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है ना। अब दूसरी बात करते हैं हम अमोनिया मॉलिक्यूल की, NH3 मॉलिक्यूल। इसमें भी 2 स्टेप लेंगे। ये डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम n, ठीक है ना। और दूसरा भी डिटर्मिनेशन ऑफ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो सेंट्रल एटम हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, उसके आधार पर मॉलिक्यूल की शेप निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए NH3 nb नंबर ऑफ अदर एटम्स, nb बराबर बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स बराबर नंबर ऑफ अदर अटैच्ड एटम बराबर 3। देखिए यहाँ पे सेंट्रल एटम n है, उससे अदर एटम h जुड़ रहे, ठीक है। तो h की संख्या कितनी है? 3 है। तो सेंट्रल एटम से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, अतः nb अर्थात बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स की संख्या 3 है, ठीक है ना। एंड लोन पेयर्स nl, ठीक है ना। लोन पेयर्स जो है, लोन पेयर्स कैसे निकालेंगे? एनएल बराबर वही फॉर्मूला लगा के। तो देखिए जो हम जो है इसका क्या है, जो आपका नाइट्रोजन है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका
इसका जो है एटॉमिक नंबर 7 है ना, तो इसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्योंकि इसका 7 जो है एटॉमिक नंबर होता है n का, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2 और 5 आएगा। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 है। बाहर के सेल को हम वैलेंस सेल कहते हैं। तो ये पहला सेल हो गया, ये पहले सेल में इसके हो गए 2 और दूसरे सेल में हो गए 5। तो वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो गई, तो 5 भर दिया। यहाँ पे अदर अटैच एटम की वैलेंसी, अदर अटैच एटम जो है H है, तो H की वैलेंसी 1 होती है, और उनकी संख्या कितनी है जुड़ी हुई 3। ठीक है ना, तो उनकी संख्या माइनस मॉलिक्यूल है, ये भी आयत तो है ना, इसलिए इस पे चार्ज जो है 0 है। तो इसका जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो NL की वैल्यू 1 आती है। इसका मतलब है 3 तो बॉन्डिंग पेयर है और 1 लोन पेयर है। टोटल पेयर आ गए 4, n बराबर NP प्लस NL, 3 प्लस 1 बराबर 4। क्योंकि n बराबर तो 4 है, हाइब्रिडाइजेशन n के आधार पर देखेंगे तो n की मन वो कैसी भी तो 4 ही है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ n का, n एटम का sp3, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी sp3 है। अब शेप जो है, क्योंकि चारों जो पेयर हैं वो चारों के चारों बॉन्डिंग पेयर नहीं है, उनमें से एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। ठीक है ना, तो इसके कारण जो शेप है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, अगर सारे बॉन्ड पेयर होते तो टेट्राहेड्रल होती, इसलिए विकल्प हो जाएगी, डिस्टोर्ट होके थोड़ा बदल जाएगी। डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, इफ n बराबर 4 and nl बराबर 1, देन शेप ट्रायंगुलर पिरामिडल, हैज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ट्रायंगुलर पिरामिडल। ठीक है ना, देखिए कैसी शेप है, ऐसी शेप है। देखिए ये ऊपर लोन पेयर रह गया, यहाँ अगर होता, यहाँ भी ये भी अगर बॉन्ड बना लेता है ऐसे किसी एच से, तो देखो जैसे मेथेन में बना रखा है, तो टेट्राहेड्रल हो जाती, तो ये बॉन्ड पेयर जो है ये बॉन्ड पेयर है, कहीं ना लोन पेयर है, इसमें बॉन्ड में भाग नहीं ले रखा, और ये 3 बॉन्ड पेयर है। तो देखो जो शेप है वो टेट्राहेड्रल से बदल कर कैसे हो जाती है, डिस्टोर्ट होकर पिरामिड जैसी हो जाती है। इसमें तीनों एटम एक लेवल में है, उनके ऊपर जो है ये हाइड्रोजन एटम है। देखो जैसे ये एक पिरामिड जैसा बन गया, ऐसे ट्राइगोनल पिरामिड इसलिए कहते हैं, तो इसका जो बेस है वो ट्राइगोनल है, 3 हाइड्रोजन के बेस में ट्राइगोनल पिरामिडल है, सिंपल पिरामिडल भी कह सकते हैं, और ट्राइगोनल बिरा ज्यादा डिटेल में जाए तो ट्राइगोनल बिरा पिरामिडल कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम H2 मॉलिक्यूल्स की। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम O, इसमें देखें H2 में 2 तो H आयन है और 1 O है, तो O से 2 H एटम जुड़े हैं, तो उसका मतलब सेंट्रल एटम हो गया O। तो O का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे पहले तो देखो NB बराबर 2, O से कितने एटम जुड़े 2, NB2 आ गया, बॉन्डिंग पेयर 2 आ गए। अब NL, अब देखो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसके लिए उनका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसका जो है सी, देखो 8 को 2 6 कर देंगे, 2 इसके अंदर है और फिर बाहर के सेल में कितने 6 है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 6। तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें फार्मूला भरेंगे 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 6 है, माइनस H एटम जो है जुड़े हुए थे उनकी संयोजकता, उनकी संख्या, उनकी वैलेंसी, उनकी संख्या, H की वैलेंसी 1 होती है और नंबर H एटम्स 2 है, माइनस, क्योंकि भी मॉलिक्यूल है कोई आवेश चार्ज नहीं है। देखो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद n बराबर 2 आता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार टोटल n तो 4 ही है, 2 + 2, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। तो एनल, तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तो n के आधार पे देखना है ना, ऑन द बेसिस ऑन n ओनली। तो
hence hybridization of O atom in H2O is sp3. ठीक है ना. Now be determination of shape of the molecule. n बराबर 4 n बराबर 2, then shape एंगुलर होगी, जिसे वी शेप भी कहा जाता है तो शेप ऑफ टू मोलिक्यूल्स एंगुलर और वी शेप. देखो ऐसा होता है. इसमें लगभग 104 डिग्री पे ये कोण बना हुआ है. देखो इसको हम एंगुलर शेप भी कहते हैं और वी शेप भी कहते हैं. एक एंगल पे दोनों एच एटम जुड़े हैं, दोनों लोन पेयर यहाँ है. इसके कारण है, अगर ये दोनों लोन पेयर ना होते, बॉन्ड पेयर होते, तो टेट्राहेड्रल रहती. जब एक लोन पेयर हुआ तो पिरामिडल होगी, रिस्टोर्ड होगी टेट्राहेड्रल से. और फिर जब एक लोन पेयर और बढ़ेगा तो पिरामिड वाले भी रिस्टोर्ड होके क्या बन गई, एंगुलर बन गई, वी शेप में बदल गई. ठीक है ना. ये वी उल्टा है, इसलिए अगर उल्टा दिखाते हैं तो वी शेप, एंगुलर कहते हैं, वी शेप. ठीक है ना. अब CO2 मॉलिक्यूल देखो, ये भी मॉलिक्यूल है. इसमें सेंट्रल एटम देखो C है और उससे 2 O एटम जुड़े हैं. देखिए तो NB है, 2 आ गया. O एटम्स की संख्या सेंट्रल एटम से जुड़े अदर एटम्स की संख्या को NP कहते हैं, 2 आ गया. अब NN निकालेंगे. वही कार्बन का जो है हमने आपको बताया था, कार्बन का ये कार्बन एटम का 6, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है. ये कार्बन एटम का 6 होता है. ठीक है. कार्बन एटम का 6 होता है तो 2 4, इसके बारे में 4 है, कोशिश बनेंगे हाफ 4 -2. अब देखो अदर जुड़े आइटम कितने हैं, 2. इनकी संयोजकता ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है. ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है और ऑक्सीजन के आइटम कितने हैं, 2 जुड़े, तो 2 गुना 2 हो गया. तो देखिए 0 आ गया. इसमें क्या है, 0, NL 0. तो NB बराबर 2 और NL बराबर 0. तो N का मान NB प्लस NL 2 आ गया. तो हैंस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C एटम Sp है. अगर M का मान 2 हो तो सेंट्रल एटम पर हाइब्रिडाइजेशन है वो Sp. ठीक है ना. डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल. इफ N बराबर 2 एंड NL बराबर 0 देन शेप बराबर लीनियर. ठीक है ना. इफ NL 2 बराबर 0, NL तो हो ही नहीं सकता है, देन शेप बराबर, क्योंकि ये 2 ही तो पेयर है, उनमें अगर एक बॉन्ड पेयर हो जाएगा, एक लोन पेयर लगाए तो NL 0 होगी. तो देखो N बराबर 2 है और NL तो है ही नहीं, NL तो होगा ही नहीं. ठीक है ना. तो टोटल शेप कैसी है, लीनियर है. तो शो द शेप ऑफ CO2 लीनियर, एक सीधी रेखा वाला होगा. देखिए ऐसी शेप होती है CO2 की, लीनियर शेप होती है. ठीक है ना. इसे लीनियर शेप कहते हैं, एक रेखा में होना. ये C है, ये O है, ये डबल बॉन्ड है. जब हम शेप दिखाते हैं डबल बॉन्ड को भी एक सिंगल आर्म देते हैं. ठीक है ना. कार्बन डाइऑक्साइड. अब आयन की बात करते हैं, सल्फेट आयन. देखिए इसमें सेंट्रल एटम S है, तो S का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए इससे 4 O एटम जुड़े हैं. देखिए तो NB बराबर 4 आ गया O एटम. अब NL निकालेंगे. S का जो होता है, S का कितना होता है, सल्फर जो है 16 होता है सल्फर का. तो 2 8 10. तो S का क्या आएगा, 2 8 10 आएगा. ठीक है ना. तो देखो S बराबर इसका 2 8, ठीक है ना, और 6, 2 8 6. ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया. सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसका मतलब इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26 होता है. तो इसलिए एनएल निकालने के लिए हाफ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना, 6 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर -4 जो नंबर है वो O एटम 4 है और उनकी जो वैलेंसी है वो 2 है. ठीक है ना.
तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा माइनस चार्ज विद साइन, तो देखो चार्ज -2 है, चार्ज कितना है इस पे -2 चार्ज है, -2 चार्ज लेंगे। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एन एल बराबर 0 आता है। इस प्रकार जो है एन एल बराबर एन बी प्लस एन एल, 4+1, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, चारों चारों बॉन्ड पेयर है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो गया और इसलिए शेप इसकी टेट्राहेड्रल हो जाएगी, क्योंकि चारों के चारों एन एल बराबर 4 एन एल बराबर 0, तो शेप टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल होगी तो ऐसी होती है, मेथेन जैसी शेप है इसकी, ठीक है ना। तो इसमें भी एंगल जो है लगभग 109 डिग्री का होता है, ठीक है ना। मेथेन जैसी शेप है, सल्फेट आयन है। अब हम कार्बोनेट आयन की बात करते हैं। इसमें सेंट्रल एटम C है, अदर अटैच एटम O है जिनकी संख्या 3 है, तो Nb बराबर 3 आ गया, 3 O एटम। और एनएल निकालने के लिए वही कार्बन का जो है हमें कार्बन का ले लेते हैं, ठीक है। कार्बन है, उसकी वैलेंस है 4 है, तो एनएल निकालने के लिए हाफ 4 कार्बन का वैलेंस है माइनस कार्बन से जुड़े ऑक्सीजन एटम की संख्या Nb बराबर 3 इंटू ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है माइनस, देखो इसमें भी -2 चार्ज है, हमने कर दिया क्योंकि आयन में हमेशा चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, तभी वो आयन है, तो इसमें भी 0 आ गया। देखिए n बराबर Nb प्लस Nl, तो n का मान टोटल 3 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन वो आइटम क्या आ गया sp2, ठीक है ना। अगर n बराबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp2 होगा। अब डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ, ठीक है ना, इसमें सब शेप ऑफ CO2 आयन, CO2 आयन की शेप क्या है, n बराबर 3 में प्रदन शेप ट्रायंगुलर होगी, हम पहले बताए, तो है तो शेप ऑफ कार्बन आयन ट्रायंगुलर, तो देखो कैसी है, ये देखो ट्रायंगुलर है, और लगभग 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है ना। तो ये शेप जो है कार्बोनेट आयन की है, ये ऑक्साइड आयन है, ये ऑक्साइड आयन है, ऑक्सीजन एटम हो गया, तो एक माइनस चार्ज यहाँ है, एक माइनस चार्ज यहाँ है, तो 2 माइनस चार्ज हो जाएंगे, ठीक है ना। या इसने पूरे में ऐसे करके -2 आयन दिखा रखे हैं, तो माइनस चार्ज इसकी जैसे दिखा रखे हैं, ठीक है ना। चलिए सल्फाइड आयन सेंट्रल एटम S है और उससे जुड़े अदर एटम O है, तो Nb बराबर नंबर ऑफ O एटम 3 है, देखो, ठीक है ना। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, सल्फर का वही, सल्फर का आपने देखा है, ये है सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, तो सल्फेट का फिर निकाल देते हैं, ठीक है। तो सल्फर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा 86। एनएल निकालने के लिए नंबर ऑफ Nb निकाल लिया, 3 आ गया, ऐसे जुड़े हुए एटम की संख्या 3 आ गया। एनएल जो है वो ऐसे निकालेंगे, हाफ सेंट्रल एटम के बाद इलेक्ट्रॉन कितने 6 हैं, देखो सेंट्रल एटम अच्छा है, माइनस सेंट्रल एटम से जुड़े अदर पर Nb का मान 3 है, और O एटम, क्योंकि O एटम है इसकी वैलेंसी 2 है, माइनस इसकी भी 2 चार्ज है, -2 चार्ज है, देखो 1 आ गया, तो n निकाल लो, Nb प्लस NL 3 प्लस 1 बराबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन O आटा sp3, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है, ठीक है। अब भी डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ सल्फाइड आयन, if n बराबर 3 and Ln बराबर देन शेप
ट्राइगोनल भी पिरामिडल होगी, जैसे पिरामिडल भी कह देते हैं हम, तो शेप ऑफ सल्फाइड आयन इज ट्राइगोनल पिरामिडल। तो देखो ऐसी है, कैसी, जैसी उसकी थी अमोनिया की, सल्फाइड आयन की जो शेप है वो अमोनिया जैसी है, ठीक है ना। देखो कैसी आ रही, सल्फेट आयन की जो शेप है वो मीथेन जैसी है, सल्फाइड आयन की जो शेप है वो अमोनिया जैसी है। देखो ये यहाँ, उसमें यहाँ N था, यहाँ H थे, इसमें यहाँ O आ गया और यहाँ H है। तो सल्फाइड आयन की शेप जो है वो पिरामिडल है, ठीक है ना। फिर अमोनियम आयन, अमोनियम आयन डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम अमोनिया में एन एटम है अमोनियम आयन में, तो Nb का मान जो है 4, जो अदर एटम की संख्या है 4 आ गया। देखो अब Nl निकालेंगे, अमोनिया का भी, अमोनिया में सेंट्रल एटम का जो आपका सेंट्रल एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये है यहाँ, ठीक है ना। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5 है, सेंट्रल एटम इसमें जो है अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन है, तो सेंट्रल एटम एन एटम है, तो एन एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 2, 5 है, 5 है इसमें वैलेंस सेल, तो हाफ नंबर ऑफ वैलेंस सेल सेंट्रल एटम जो कि एन 5 हो गए, माइनस उससे एच एटम जुड़े हैं कितने 4 और उनकी शरीरता 1 है। इसको वास्तव में नंबर ऑफ एन भी पहले ले लेंगे तो आपको फर्क कुछ नहीं पड़ता, और फिर भी ठीक है ना, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो एन बी बराबर 4 इंटू वैलेंस जो एच एटम की 1 होती है माइनस +1, देखो इसमें +1 जुड़ेगा तो ये चार्ज जो है वो +1 है, ठीक है ना। इस प्रकार से 0, तो n बराबर एन बी प्लस एन एल 4 + 0 बराबर 4, hence the hybridization of an atom sp3। तो अमोनियम आयन में एन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 आया है, बी डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ NH4 आयन, n बराबर 4 and n बराबर, देन शेप टेट्राहेड्रल होगी, 4 को 4 बॉन्ड पे रहे हैं, तो शेप ऑफ अमोनियम आयन इज टेट्राहेड्रल, तो इसकी शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है, देखिए बिल्कुल ऐसी शेप है, ये मीथेन जैसी शेप है, ठीक है ना। तो आज हम ये समाप्त होता है VSEPR थ्योरी, इसके आधार पर हम किसी मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन और फिर उसके आधार पे इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर है, उसके आधार पे हम उसका मॉलिक्यूल्स का शेप और ज्योमेट्री बता सकते हैं। थैंक यू।